हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओवन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत विज्ञान से संबंधित बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस को। आप लगातार इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा और आप हमें ज़रूर बताइए कि आप इस 50 क्वेश्चनों में से कितना सही आंसर जानते थे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगर आपने भी चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, जर्मेनियम है। एक बार फिर से सही आंसर आपके पास हो जाएगा जर्मेनियम। तो इसके पहले हम लोग जर्मेनियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर जर्मेनियम दोस्तों अगर नहीं है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी आप वहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं कि नहीं सिलिकॉन हमने पढ़ा था, सिलिकॉन का भी प्रयोग होता है और जर्मेनियम का भी प्रयोग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है ताकि कन्फ्यूज नहीं होके, क्योंकि बीपीएससी आपको क्वेश्चन को बिल्कुल कन्फ्यूज करता है और इस कन्फ्यूजन को दूरी बनाए रखें आप। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो निम्नलिखित में से क्या करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वहीं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की काम करता है। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सेल करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की काम मोटर करता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है या फिर आयंस के दोत के रूप में प्रयोग होता है, स्रोत के रूप में। यहाँ पर स्रोत समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है या इलेक्ट्रॉन स्रोत होता है। तो डायनेमो किससे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग करते हैं, तो यह क्या करता है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा का परिवर्तक का काम करता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। याद रखेंगे 3 पिन जो बिजली के प्लग में होते हैं, तो सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सजीव सिरे से, आधार सिरे से या फिर उदासीन सिरे से या किसी भी सिरे से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको आधार सिरा के नाम से जानते हैं। 3 पिन में पहला ये बड़ा वाला पिन होता है, उसको आधार पिन के नाम से जानते हैं। इसको आधार से जोड़ना चाहिए। डायनेमो का कार्य है इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना या मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ भागते चल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घबराइए नहीं, तो चूंकि ये मत समझिए कि एक ही क्वेश्चन को बार बार किया जा रहा है, नहीं। इसको बताया जा रहा है किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। हाइड्रोजन है, लौह है, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन है। अनुचुंबकीय के रूप में कौन काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है दोस्तों अनुचुंबकीय के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने हो जाएगा, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कष्ट पर नहीं, कथन पर होगा। फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। उसके बाद मोटर कार की बैटरी के बारे में बता रहा है कि वोल्टता जो है सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है। कहता है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उसमें इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र का बना होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से जो सही आंसर है आपको चुनने हैं। उपर्युक्त में से कहता है कि क्या आपको उपर्युक्त कथनों में सही बताइए, क्या 2 और 3 सही था, 1 और 2 सही था, 3 और 4 सही था, 1 और 4 सही था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें 1 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब वोल्टता जो होती है कारों में प्रयोग होने वाली जो बैटरी होती है उसकी 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में मापा जाता है। तो धारिता का मात्रा क्या होगा, एम्पियर घंटा। ये कथन 1 और 4 दोनों का सही था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियोस में मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडल याद रखेंगे। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित किया जाता है। यह चोक कुंड क्या होता है। कहता है लाइन वोल्टता घटाती है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम कर देती है या निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि लाइन वोल्टता को क्या करती है, बढ़ाती है चोक कुंडली। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है और ध्यान से देखते चलिएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होती है, को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए
युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं या ट्रांसमीटर कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं इसको, दिष्टिकारी के नाम से भी हम लोग सभी जानते हैं, रेक्टिफायर इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा करने की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि इसमें हो जाएगा। प्रश्न है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, प्रश्न है आपके पास बहुत ही खूबसूरत, जैसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उसी प्रकार से घुमाया फिराया गया क्वेश्चन है इसमें। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। देखिए क्या ये कथन सही है? आगे देखते चलते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों एक ही साथ शुरू होते हैं। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्रव्य और, देखिएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यह टीवी पर होता है, लेकिन अगर लॉजिकली देखिएगा तो पहले आपको दिखाई देना चाहिए प्रकाश वाली चीज़ें, लेकिन टीवी में इसका एडजस्टमेंट किया गया रहता है ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आए। ये प्रश्न आपके सामने है, वरना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सी तो ऑप्शन सही हो जाता। अति चालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत की जा सकती है? इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपके सामने कि उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक होता है। अत्यंत कम तापमान पर कर देना चाहिए, सामान्य तापमान पर कर देना चाहिए, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सामान्य तापमान पर कर देना चाहिए, जिससे लाखों रुपए की बचत हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन देखेंगे, घबराइए नहीं। अति चालक का लक्षण है, निम्नलिखित में से अति चालक का लक्षण कौन सा है? निम्न पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, शुद्ध पारगम्यता या अनंत पारगम्यता? प्रश्न आपके सामने है कि अति चालक का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अति चालक का लक्षण जो होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। अति चालकता का लक्षण क्या है? यह शून्य पारगम्यता वाली होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, देख लीजिएगा। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा है? नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन है? शुद्ध दुर्बल मृदा धातुएं, मिश्र धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड्स या अकार्बनिक बहुलक? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि सिरेमिक ऑक्साइड्स होते हैं। नव आविष्कृत जो उच्च ताप का अति चालक है उसको सिरेमिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे आज के इस सेशंस में, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाएगा? सही आंसर आपके सामने है कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा कि उसी का ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचाई या उसके अपचाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मतलब वोल्टता को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है डीसी और एसी दोनों को बदलने के लिए, डीसी को डीसी में बदलने के लिए, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का अपचयन तथा उपचयन, यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट जो धारा होती है उसमें परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी जो होता है दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक की कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक एक बार फिर से देख लेते हैं। सही आंसर चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस नंबर की किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाता है? तो चालक का जो अर्धचालक होता है उसका गर्म करने पर चालकों का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वह घटता है। याद रखेंगे चालकों का जबकि बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा कम हो जाएगा। एक बार फिर से कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जब हम गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो उसका मान घटता चला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? सही आंसर है पारा जो है ऊष्मा का सबसे बेहतर चालक होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करे, खर्च के कम लगे, सुरक्षा के लिए फ्यूज के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा कि ये सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज में जो तीसरे तार होती है उदासीन तार का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय। सही आंसर हो जाएगा ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, यानी कि एकाएक धारा बढ़ने से वह गर्म होकर के टूट जाता है, जिससे परिपथ आपका बच जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका क्या होना चाहिए? घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला जो फ्यूज का तार होता है वह किस प्रकार की धातु का बना होना चाहिए? गलनांक ज़्यादा होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए। इसका गलनांक जो होता है दोस्तों वो कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देख लेंगे गलनांक ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए ताकि वो तेज़ी से वो गल पाए। और सी कह रहा है प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तो उम्मीद कीजिए कि ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पर सही किया जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप आंसर देख चुके हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किससे बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है डी नंबर क्वेश्चन कहता है कि CFL जिसका तापदीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरा नाम क्या है? प्रश्न कहता है कि CFL जिसका तापदीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग आजकल किया जा रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या है? CFL का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है कि क्या इसको हम लोग क्लीन फ्लोरोसेंट बोलेंगे, कंप्लीट फ्लोरोसेंट बोलेंगे या कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलेंगे? सही आंसर है CFL का मतलब कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और प्रश्न को देखिएगा। विद्युत बल्ब तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट जो होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देख लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाएगा? टंगस्टन एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन का। दोबारा 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, भाषा परिवर्तित किया जा सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके। आगे प्रश्न देखते हैं कि एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो होता है वो मतलब इंडक्शन यानी कि ये जनरेटर ही होता है। ऑप्शन नंबर जनरेटर नहीं, मोटर याद रखेंगे। जनरेटर जो होता है वह दूसरे प्रकार के AC पर काम करेगा। मोटर जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की काम करता है, यानी कि उसको पहले विद्युत धारा दी जाती है, उसके बाद वो जो है वो यंत्र चल पाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? विद्युत चालकता निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ज़्यादा हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा चांदी की जो विद्युत प्रतिरोधक चालकता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है अगले नंबर क्वेश्चन कि बिजली करंट देता है समय गुने चार्ज के, चार्ज गुने समय का, चार्ज गुने समय का, तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चार्ज गुने समय का। ठीक है, Q बराबर IT का रूल हम लोग लगा देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 34 नंबर प्रश्न कहता है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त करता है। तो घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण जो है किसके लिए प्रयोग करेंगे? क्या यह भूतार होता है, विधुन्मय तार होता है, उदासीन तार होता है या फ्यूज का तार होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो काले रंग का तार होता है वो उदासीन तार होता है, जो रेड रंग का तार होता है दोस्तों वो प्लस होता है, और जो आपके पास ब्लू रंग का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं ठंडा तार के नाम से जानेंगे। तो याद रखेंगे उदासीन तार का जो है काला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। एक बार फिर से प्रश्न देख लेंगे। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संपूर्ण यानी अनंत हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह अनंत हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर
चलाने के लिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने की, विद्युत शक्ति संचरण के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का हम प्रयोग जो दिए गए उक्ति हैं उसमें से प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कहता है एक विद्युत द्विध्रुव बना होता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव किसके द्वारा बना होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। प्रश्न कहता है एक विद्युत द्विध्रुव बना होता है दो समान ऋण आवेश से, दो समान धन आवेश से, लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश के द्वारा। दो धन आवेशों तथा बराबर दो ऋण आवेशों का। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक विद्युत द्विध्रुव किससे बना होता है? दो समान ऋण आवेश से, दो समान धन आवेश से, लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश के माध्यम से। तो अति कम दूरी पर रख करके बनाया जाता है द्विध्रुव को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन है। टॉप 50 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम इस सेशंस में रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? वोल्टमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है। आमीटर कुछ नहीं बल्कि एक उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी है। आमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है। प्रश्न है कि वोल्टमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा धारामापी है जिसके दोनों सिरों के आपस में दोनों सिरे आपस में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि आमीटर जो होता है कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। तो अमीटर क्या है? तो कम प्रतिरोध वाला एक धारामापी प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता शून्य होती है, विद्युत शून्य होता है, या विद्युत विभव के केंद्र पर दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत तीव्रता बिंदु के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत तीव्रता शून्य हो जाती है। 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री जो केल्विन ताप है उस पर कितनी हो जाएगी? यह 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप कौन होता है? किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होती है? सही आंसर है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त की जाने वाली सबसे अधिकतम जो ताप होती है 133 केल्विन होती है, इसके आगे नहीं होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम ताप निम्नलिखित में से कौन होती है? 133 केल्विन इसका राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परिवार की नहीं है? अल्ट्रासोनिक किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परिवार की नहीं है, वरना सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें और रक्त किरणें ये सभी के सभी जो है स्पेक्ट्रम तरंग की उपस्थित रहती हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान देखिएगा। प्रश्न कहता है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? जब विद्युत बल्ब कोई जल रहा होता है तो उसका तापमान लगभग कितने होते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो मान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखेंगे कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिकम, जस्ता, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज? तो इसका सही आंसर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग एक सामान्य सेल में शुष्क अपघटन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। टरबाइन, देखिएगा मैं स्लो नहीं चलता हूँ, याद रखिएगा। ऐसे ही लोग कहते हैं कि सर इस चैनल का नाम फास्टर जीके एकेडमी रख दीजिए। ओपन स्टडी एरिया बहुत खूबसूरत नाम है इसको। और आप लोग कैसा लगता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रश्न का संग्रह, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको सहयोग कीजिए, बढ़ाइए आगे की तरफ। और उसके बाद एक से बढ़कर एक बेहतर क्वेश्चंस ले जाइए, आप अपना सिलेक्शंस ले जाइए, ठीक है। उसके बदले में एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न को इधर उधर करके दिखाती हैं। टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को प्रयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा कि इसमें दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? एक आदर्श सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो घरेलू विद्युत जो तार होती है स्थापन मूलतः किसके द्वारा की जाती है? समानांतर संबंध है, श्रेणी संबंध में, या फिर श्रेणी और समानांतर संबंधों के संयोग में, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणीबंध और अन्यत्र में। तो घरेलू विद्युत परपथ जो होता है दोस्तों वह समानांतर संबंध में जोड़ा जाता है, यानी कि पैरेलल वाइज इसको जोड़ी जाती है। 50वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो जाएगा और आज के टॉप 50 क्वेश्चन साइंस का आपके लिए कंप्लीट होने जा रहा है और कुछ ही देरों के बाद जो है
एक और सेट थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगा। शाम को 8 बजे तो क्लास चलती ही है, आप समझते हैं। लगातार हम जुड़ रहे हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। याद रखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वो क्या है, समान धारिता पर हो, समान आवेग पर हो, या समान प्रतिरोधकता पर हो, या फिर समान विभव पर है। तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन ये समान विभव पर है तो उसमें धाराएं प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने दिया है और बिल्कुल आगे फिर मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।